हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्ट्रीट पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली यदि हम देखें, प्रेम्बल से रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि हम इसके बेनिफिट्स को लेकर बात करें, चाहे हम किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी हम ग्रेजुएशन या पीजी के कोर्सेज वगैरह में इन्वॉल्व हैं, तो जनरली यदि हम देखें, वैसे तो सभी का, चाहे कंपटीशन या नॉन कंपटीशन, सभी के लिए इसका बेनिफिट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के साथ में हम देखें, जो प्रेम्बल है, यदि हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी नहीं कर सकते तो प्रेम्बल तो हमारे लिए कंपलसरी है ही। तो इसके हमने बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो रेडी किए हैं। तो सबसे पहले हम देखें, जनरली आखिरकार जो प्रेम्बल है हमारी, वो किस तरह से क्या क्या बेनिफिट इसके हो सकते हैं हमें। और इसी के साथ में हम देखें, प्रेम्बल को हमने जैसे देखा जाए, उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, उसमें प्रेम्बल को लेकर बात की गई। और देखा जाए, जो प्रेम्बल के थॉट है, विचार है, वो हमने किस देश से लिए हैं, और जो हमारी प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है वो किस कंट्री से इफेक्टेड है, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब फीचर्स को हम स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। तो जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यदि हम उसको देखें, तो प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं, जैसे जनरली हम देखें, बहुत सारे जो संविधान हैं, ठीक है ना, सबकी अपनी एक प्रस्तावना होती है। और प्रस्तावना में पूरे ही संविधान का एक समरी, एक तरह से कह सकते हैं, उसको बनाया जाता है। अब सबसे पहले हम देखें कि संविधान के जनरली कुछ ना कुछ प्रयोजन या एम्स की हम बात करें, उद्देश्य होते हैं, डेफिनेटली हम कहें, ठीक है ना। और उसको समझने में प्रस्तावना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। और इसी के साथ में हम कहें कि प्रस्तावना संविधान के बेस को, यानी कि हम कहें बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के आधार को प्रेजेंट करती है। एक ये इसका एक फीचर भी ये भी है प्रेम्बल का। और इसी के साथ में हम देखें, जब संविधान के बहुत सारे जो आर्टिकल हैं, यदि हमें ऐसा लगता है, जब हम पूरी तरह से जो आर्टिकल है उनको क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमें प्रेम्बल को स्टडी करना होता है। और फिर जब हम प्रेम्बल को स्टडी करते हैं, तो जो आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, उनके मीनिंग को हम अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। ये भी एक फ़ीचर है। और इसी के साथ में हम देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल होती है, तो उसको देखा जाए, यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर भी बात करें, तो इसको क्या बोला गया है, एक श्रेष्ठ आभूषण। यानी कि यह एक तरह से, यानी कि प्रेम्बल पूरे ही संविधान का एक जो समरी बनाई जाती है या बनी है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं पर एक उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर ढंग से प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। और इसमें हम कहें कि जैसे हम भारत में क्या है, प्रजातांत्रिक गणतंत्र राज्य है, उसे हम कहें, तो उसमें क्या है, उसका एक पूरी ही कंप्लीट मैनिफेस्टो कह सकते हैं, एक सारपूर्ण यानी कि संपूर्ण घोषणा पत्र उसमें प्रेजेंट किया गया है। कैसे? संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में, प्रेम्बल के माध्यम से। और यदि हम प्रेम्बल के जो विचार हैं, हमने कहाँ से लिए हैं, हमारे जो प्रस्तावना के जो विचार हैं, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के से इफेक्टेड है, यदि हम कहें अमेरिका से। वैसे अमेरिका की हम बात करें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले 1787 में संविधान बना। और 1789 में, यानी कि 2 साल के बाद 1789 में यह संविधान लागू किया गया। तो देखा जाए, अमेरिका का संविधान में भी प्रस्तावना बनाया गया उसको। और जो हमारे संविधान की जो प्रेम्बल है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। और इसमें हम देखें, जो जैसे हमने पहले बात की थी, जो हमारी प्रेम्बल है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हम बात करें, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, या हम कहें पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही एक विजन था, जो उद्देश्य प्रस्ताव रेडी किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जैसे हम कहते हैं। और सबसे पहले हम कहें कि जो हमारी संविधान सभा में जो फर्स्ट इसका जो अधिवेशन होता है, उसमें 13 दिसंबर 1946 में उसको अपनाने की बात की गई। और इसी के साथ में जो
उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है और स्पेशली प्रेम्बल को लेकर, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव में कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, हम कैसे संविधान चाह रहे हैं और इन फ्यूचर में क्या कुछ हम करेंगे, तो ये प्रस्तावना में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही बातें रखी गई थी, तो वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। और नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव है, देखा जाए जितने हमारे नेशनल मूवमेंट हुए हैं, यदि हम देखें जो नेशनल मूवमेंट तो देखा जाए बहुत सारे हैं, लेकिन यदि हम देखें गांधी ईरा के टाइम पर यदि हम देखें गांधीवादी युग में बहुत सारे नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना, सारे मूवमेंट हैं वो सब, लेकिन उसमें जो हमारे एम्स रहे और गांधीवादी जो आइडियाज़ रहे और जो एक फीलिंग की हम बात करें, भावना, उन सभी को बेस बनाया गया इस उद्देश्य प्रस्ताव में। एक फीचर्स ये भी है प्रस्तावना का प्रेम्बल का, और प्रेम्बल को यदि हम देखें इसको क्या बोला गया है, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी बोला गया है। और इसके देखा साथ हम देखें कि संविधान की जितने भी सारी जो पावर्स हैं संविधान के अंदर, देखा जाए जो भी हम देखें बहुत सारे जो आर्टिकल हैं, ठीक है ना, यानी कि सारी शक्तियाँ कहाँ पर है, वो संविधान में ही है। और सभी शक्तियों का हमने संविधान क्या बनाया गया है, एक सेंटर पॉइंट बनाया गया है। जैसे हम एक सर्कल में हम देखें, यानी कि एक सेंटर पॉइंट बना दिया कि सारी शक्तियाँ यहीं पर ही हैं और संविधान से हम सारी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। जनरली हम देखें, यदि हम सुप्रीम की बात करें, वही सुप्रीम इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च क्या है, संविधान। ना तो राष्ट्रपति सर्वोच्च है और ना ही प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, ना ही हमारी संसद सर्वोच्च है। संविधान से ही सभी को शक्तियाँ प्राप्त हैं, संविधान से ही सभी शक्तियाँ ले रहे हैं। और इसमें हम देखें जो शक्तियों का एक स्रोत तो हमने बनाया कि ठीक है, संविधान तो शक्तियों के स्रोत हो, मतलब केंद्र होगा, केंद्र बिंदु, और लेकिन जो एक स्रोत माध्यम है वो भारत के लोग ही हैं। संविधान किसके लिए बना, भारत के लिए बना है, भारत के लोगों के लिए बना है। लेकिन यदि हम देखें 42nd अमेंडमेंट को लेकर हम बात करें, 1976 में होता है और उसमें हमने कुछ ऐसे वर्ड भी ऐड किए जैसे सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथनिरपेक्ष, और एक वर्ड है इसमें अखंडता। तो इस तरह से हमने 3 वर्ड बाद में ऐड किए 1976 में। लेकिन इस तरह से जब हमारी स्टार्टिंग में प्रेम्बल कंप्लीट होती है तो उसमें वर्ड यानी कि 3 शब्द ये नहीं थे इसमें, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और प्रेम्बल को हम देखें क्या बोला गया, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा इसको बोला गया है। लेकिन कभी कभी एक इसमें बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है और ये हमारे सामने बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर देता है। जनरली यदि हम देखें संविधान की आत्मा की बात की जाएगी, किसको बोला गया है, तो प्रस्तावना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान की हृदय और आत्मा, तो इसको लेकर यदि हम बात करें किसको बोला गया है, तो उस टाइम पर जब हृदय और आत्मा की बात होगी, हृदय व आत्मा, तो क्या हो गया, हमारा जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। और इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि यह हमारे जो संविधान है उसकी हृदय भी है और आत्मा भी है। तो ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल 32 को फॉलो करेंगे। और जब आत्मा की बात की जाएगी, संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रस्तावना को ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में हम देखें जो हमारी प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें हमने सारे को इसको रिटर्न किया है, कंप्लीट किया है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ। यदि हम इसको देखें फर्स्ट पार्ट में, इसको हमने 3 पार्ट में इसको कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। यदि हम देखें जो ये ऊपर का जो पार्ट है, ये क्या है, हमारे यानी कि भारत राज्य की हम बात करें, ये कैसी प्रकृति है उसकी, यानी कि भारत का जो राज्य है यानी भारत राज्य है उसकी प्रकृति कैसी है उसको दिखाता है ये। और इसी के साथ में हम जो ये पार्ट है, इस पार्ट में हम देखें, इस पार्ट में क्या है, उद्देश्य दिखाता है। ये सब हमें ये उद्देश्य की बात करती है। और इसी के साथ में एक डेट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन में बार बार ये डेट पूछी जाती है। अब सबसे पहले हम देखें, हम भारत के लोग, जनरली यदि हम देखें इसकी स्टार्टिंग इसी से क्यों होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जनरली यदि हम देखें जैसे भारत में जो धर्म का प्रभाव है उसके बेस पर, तो कहीं ना कहीं पर हम कह सकते हैं कि भारत में ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग इसकी इसी से ही होनी थी।
देखा जाए इस पर भी बहुत विचार विमर्श हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसकी स्टार्टिंग हम भारत के लोगों से ही होनी ज़रूरी थी। देखा जाए धर्म का भारत में इतना ज़्यादा प्रभाव है, और उस टाइम पर भी था जब संविधान सभा के माध्यम से संविधान को बनाया जा रहा था। तो जनरली बहुत सारे जो संविधान के जो सदस्य, संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने बहुत सारे विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत में जो है धर्म का ज़्यादा प्रभाव होता है, किसी धर्म से स्टार्ट कर दी जाना चाहिए। जनरली हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, जब हम किसी भी जो बुक होती है हमारी या रजिस्टर का फर्स्ट पेज होता है, तो उसमें जनरली हम किसी भी धर्म को जिसको भी हम मानते हैं, ओम नमः शिवाय या जय माता दी, ऐसा हम कुछ वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। हमारी अपनी आस्था है। तो उसी तरह से जब संविधान को प्रस्तावना को बनाया जा रहा तो इस पर भी विचार विमर्श हुआ, लेकिन बाद में बहुत सारा डिबेट होती है, बहुत सारा विचार विमर्श होता है। उसके बाद बात की गई कि जब हम भारत के लोगों के लिए संविधान बना रहे हैं, इसका बेनिफिट भी लोगों को ही होना है, इंडियन पीपल्स को ही होना है, तो क्यों ना इसकी स्टार्टिंग भारत के लोगों से ही कर दी जाए। तो देखा जाए बहुत विचार विमर्श के बाद फाइनली हम भारत के लोगों से ही हमने स्टार्ट किया। और यदि हम देखें ये जो वर्ड है, ये हमने किसकी प्रेम्बल से, मतलब किसकी प्रेम्बल का एक वर्डिंग है देखा, हम कहें यूएनओ। यूएनओ जब बना तो 1945 में यूएनओ बना, और उसने अपनी प्रेम्बल, हम यूएनओ के लोग यानी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, उन्होंने अपनी प्रेम्बल की जो वर्डिंग है, तो हमने भी इसको वहाँ से देखा कि हाँ ठीक है, यहाँ से जब इस तरह से यूएनओ को लिए इस तरह संबोधित किया जा रहा है, तो हम भारत के लोगों को संबोधित करते हैं। और फिर भारत को कैसा हम बनाना चाह रहे हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। किसके लिए? नागरिकों के लिए एक ऐसा राज्य, एक ऐसा गणराज्य, ठीक है ना। तो इस तरह से बात की गई। और इसी के साथ में हमारे क्या उद्देश्य होंगे, हमारे उद्देश्य जो होंगे, देखा जाए हम न्याय की बात करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हम स्वतंत्रता की भी बात करेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की हम बात करेंगे, हम समानता की बात करेंगे, प्रतिष्ठा अवसर की समानता, और हम भारत को बिखरने नहीं देंगे, व्यक्ति की गरिमा उसको बना कर रखेंगे, राष्ट्र की एकता को बना कर रखेंगे, और अखंड भारत को बना करके रखेंगे। तो ये इस तरह के एम्स, उद्देश्य की हम बात करें, बनाए गए। और इसी के साथ में निश्चित किया गया कि हम संविधान सभा में एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी ये प्रस्तावना है। और उसमें ये भी बात की गई कि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को एक्सेप्ट करते हैं। ये पूछा जाता है बार बार कि हम संविधान की जो एक्सेप्टेड डेट है, यानी कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को कब हमने एक्सेप्ट किया था, तो ये डेट है 26 नवंबर 1949। अब हमारी जो प्रेम्बल है, इसमें जो वर्ड है जिसको हमने बात की, हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है, और इसी के साथ में हम जितने भी और वर्ड हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या न्याय की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता, उन सभी को हम और क्लियरली विस्तार से अब समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या प्रस्तावना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। जनरली सबसे पहले हम दो केस को स्टडी करते हैं। दो केस हमारे सामने हैं। फर्स्ट है इसमें बेरुबारी वाद 1960 और केशवानंद भारतीवाद 1973। यदि हम देखें, आखिरकार दो केस हैं हमारे सामने। इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें कोई संशोधन क्यों नहीं हो पाया। जनरली यदि हम देखें, जो बेरुबारी वाद है 1960 में, इसने कहा था कि उद्देशिका यानी कि जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। एक बात तो ये बोली उसने कहा कि बेरुबारी वाद में ही जहाँ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है, यदि वो अस्पष्ट है, तो जनरली वहाँ पर जो प्रेम्बल है वो क्या करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने यानी कि संविधान जो निर्माता हैं, बनाया है जिन्होंने, उनके विचारों को समझने में सहायक सिद्ध हो सकती है। ये बोला बेरुबारी वाद ने। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि पहले जो बेरुबारी वाद था, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, और उसके बाद जो केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट का ही फिर जजमेंट आता है। उसने अपने ही डिसीजन को बदला, यानी कि चेंज किया। उसने कहा कि प्रेम्बल संविधान का यानी कि भारतीय संविधान का भाग है। पहले उसने मना कर दिया था, लेकिन इसमें एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है। और इसी के साथ में ये भी बोला कि प्रेम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, पॉसिबल है, संविधान संशोधन किया जा सकता है प्रेम्बल में। और इसने कहा कि एक कंडीशन रखी कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। छेड़छाड़ से मतलब जनरली जैसे हमारी जो प्रेम्बल की स्टार्टिंग है, हम भारत के लोग, ऐसा नहीं कि वहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ हम ऐसे ऐड कुछ कर सकते हैं, ऐसे वर्ड ऐड कर सकते हैं जो हमारी आवश्यकता हो, ऐसी कंडीशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। और इसी के साथ में इसको कहा गया ये जस्टिकेबल यानी कि नॉन जस्टिकेबल की बात की, न्याय योग्य नहीं है, ठीक है ना, और ना ही इसी आधार पर कोई डिसीजन लिया जा सकता है प्रेम्बल के आधार पर। ये कंडीशन यहाँ पर बनाई गई। लेकिन देखा जाए उसके बाद हमने 1976 में हम बात करें 42nd जो अमेंडमेंट है 1976 में होता है, हमने 3 वर्ड जिस पे हमने पहले भी बात की है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता, 3 वर्ड हमने जोड़े यहाँ पर। तो देखा जाए इस तरह से फर्स्ट टाइम हमने अमेंडमेंट किया। और इसी के साथ में हम कह रहे थे कि हम जैसे हम प्रेम्बल है हमारी स्टार्टिंग है, उसके आखिरकार हम भारत के लोग, उसका क्या मीनिंग है, और जो और भी आगे जो वर्ड हैं उसमें सारे, उन सभी को अब क्लियरली समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखें दोस्तों, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है। जनरली हमारी जो स्टार्टिंग है प्रेम्बल की वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि संविधान को बनाया गया है और एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि निर्माण किया गया है और स्वीकार किया गया है। और यदि देखा जाए संविधान जो है हमारे क्या करता है, सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु है शक्तियों का। और यदि हम कहें कि सारी शक्तियाँ कहाँ से मिल रही हैं और किन के लिए बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। और संविधान को जो मतलब सारी शक्तियों का क्या बनाया गया है, सेंटर बना दिया गया है। और इसमें जो हम बात की थी जैसे कि प्रेम्बल में जो वर्ड है यूएनओ के चार्टर की उद्देशिका से प्रभावित यानी कि प्रस्तावना के समान ही है, बस अंतर कितना गया है कि जो इसमें किया है कि हम यूएनओ यानी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, तो वहाँ पर क्या किया हमने, हम भारत के लोग, सिर्फ ये चेंज किया है, बाकी लैंग्वेज स्टार्टिंग में वही है। उसके बाद हम बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरन। देखा जाए यदि हम आज़ादी से पहले देखिए, भारत क्या एक कंप्लीट सॉवरन कंट्री था। आज़ादी से पहले भारत एक सॉवरन कंट्री नहीं था। तो फिर एक सॉवरन कंट्री के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि एक राज्य की यदि हम बात करें, एक स्टेट के 4 एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। फर्स्ट में हम बात करें जनसंख्या होनी चाहिए। आज़ादी से पहले भारत के पास जनसंख्या भी थी। उसके बाद भूगोल यानी कि क्षेत्रफल की हम बात करें, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी। उसके बाद सरकार, क्या तीनों एलिमेंट्स की हम बात करें, पॉपुलेशन भी इंडिया में है, आज़ादी से पहले भी थी, ज्योग्राफी पहले भी था आज़ादी से, उसके बाद भी है। सरकार की हम बात करें, आज़ादी से पहले सरकार थी, लेकिन एक वर्ड है संप्रभुता, सॉवरेनिटी, यह वर्ड भारत के पास आज़ादी से पहले नहीं था। इसी के लिए हमने इतना मूवमेंट किया, बहुत सारे स्ट्रगल किए, 1857 किया। उसके बाद 3 मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट यदि हम देखें, बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं ने, या हम कहें बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी युवा, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फ़ाइट किया। किसके लिए, सॉवरेनिटी के लिए। वो तो सभी चीज़ें पहले से भी चल रही थी आज़ादी से पहले, सॉवरेनिटी के लिए एफर्ट किया। हम सॉवरेनिटी जब हमारे पास आई, संप्रभुता जब हमें मिली, आज़ादी हमें मिली, तो फिर सॉवरेनिटी भी मिल गई। और देखा जाए फिर इसका बेनिफिट क्या होता है, जब सॉवरेनिटी किसी भी स्टेट के पास आ जाती है, एक राज्य के पास जब सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने इंटरनल एक्सटर्नल सारे डिसीजन ले सकता है। और यदि हम देखें, उसको कंप्लीट आज़ादी मिल जाती है, फुल पावर में आ जाता है। और देखा जाए वो किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन भी नहीं रहता। जैसे आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिली, तो उसके बाद हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए। और फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात करें, इंटरनेशनल कॉम्पैक्ट की हम बात करें, ठीक है ना, बहुत सारी संधि की हम बात करें, वो सारी हमने किए। जिस कंट्री से हमें लगा कि हमें समझौते करने हैं, तो हमने समझौते किए, संधि की। और जिस देश से हमें लगा कि हमें नहीं करना है ऐसे संधि समझौता, तो हमने नहीं किया। तो ये होता है सॉवरेनिटी का, देखा जाए जो एक इम्पैक्ट है, एक प्रभाव है। और ये सब जब सॉवरेनिटी की बात करें,
कहाँ पर मिलती है? जनता में ही निहित है, जनता से ही यह निवास करती है, जनता में ही। और नेक्स्ट हम बात करें समाजवादी। समाजवादी की जब हम देखते हैं, यह वर्ड हमने 42nd जो अमेंडमेंट किया गया 1976 में, उसमें यह वर्ड जोड़ा गया, यानी कि ऐड किया गया अमेंडमेंट के द्वारा। इसका मतलब क्या है? समाजवादी की जब हम बात करते हैं, आखिरकार समाजवाद है क्या? जाने देखा जाए भारत में क्या है? लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की गई है। और यह जो सोशलिज्म है वो देखा जाए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक जो कंसेप्ट है उस पर बेस्ड है, आधारित है। इसमें होता क्या है? समाजवादी जो एक व्यवस्था है, सोशलिस्ट जो सिस्टम है, उसमें क्या होता है? हम कहें प्रोडक्शन, उत्पादन के जो प्रमुख साधन होते हैं वो सारे ही कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट के अंडर में होता है, ठीक है ना। सारे ही सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जनरली हम देखें, आज़ादी से पहले जो एक जमींदारी जो प्रथा थी, फिर उसके बाद हमने जो शेड्यूल है हमारे पास, अनुसूची 9, 9वीं अनुसूची भी बनाई गई अमेंडमेंट के द्वारा। और उसी के साथ में हम देखें बहुत सारे जो बैंक थे, आज़ादी के बाद बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बहुत सारे बैंक धीरे धीरे उनका नंबर भी बढ़ाया गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पर एक समाजवाद लाने के लिए, यानी कि कोई अमीर गरीबी का जो एक भेदभाव उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कम करने के लिए ऐसे एफर्ट्स किए गए। लेकिन इसी के साथ में हम देखें जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म की हम बात करें, इसमें क्या होता है? देखा जाए राज्य का नियंत्रण एक तरह के बहुत ही कठोर वाली सिचुएशन में होता है, हार्ड वाली सिचुएशन में होता है। लेकिन यदि हम देखें जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, उसमें ये जो कंट्रोल है वो काफ़ी कहीं ना कहीं पर एक फ्लेक्सिबिलिटी की फॉर्म में होता है, कम होता है। लेकिन हमने क्या किया, एक कह सकते हैं हम मिक्स्ड सिस्टम, यानी कि हमने मिश्रित व्यवस्था को फॉलो किया। और ये सारी जो हम देखते हैं समाजवाद के जो एक कंसेप्ट है, या हम इकोनॉमिक जस्टिस की हम देखें, हमारे जो DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देशक तत्व, उस सभी में हम देखें जो आर्टिकल 39 है, 39B है, 39C है, ये सभी हमारे एक सोशलिस्ट जो एस्पेक्ट की हम बात करें या समाजवादी दृष्टिकोण, वहाँ पर हमें नज़र आता है ये सब। और इसी के साथ में हम देखें नेक्स्ट है इसमें जो एक वर्ड पंथ निरपेक्ष, या हम कहें इसको धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। सबसे पहले हम देखें क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष, यानी कि क्या इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? हाँ, हम कहें भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या कंडीशन होती है? जनरली हम देखें भारत में किसी भी धर्म को देखा जाए, बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है ना, जैसे हम कहें हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई, जैन, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन भारत ने क्या किया, यानी कि जब हम सेकुलर कंट्री की बात करते हैं तो ऐसी सिचुएशन जो भी सेकुलर कंट्री होता है उसका कोई स्पेशल, कोई विशेष धर्म नहीं होता है, और वह सभी जितने भी धर्म होते हैं सभी को इक्वल, सभी को समान मान्यता देता है। यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है और सभी को एक समान मान्यता देता है। यदि हम देखें, हमें किसी भी धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है, जो हमारे पास आर्टिकल हम 25 से और 28 तक देखें तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात की गई है इन आर्टिकल में, ठीक है ना। हम किसी भी धर्म को अपनाएं, किसी भी धर्म को छोड़ें, हमारी अपनी इच्छा है, हमारी अपनी कह सकते हैं फ्रीडम है, ठीक है ना। इस तरह से हमें, लेकिन ये भी हम देखें, ये भी हमने 42nd जो अमेंडमेंट किया गया 1976, ये वर्ड भी हमने बाद में ऐड किया गया अमेंडमेंट के द्वारा। जो हमारी मूल प्रस्तावना है, ओरिजिनल जो हमारी प्रेम्बल है, उसमें उसका यह पार्ट नहीं था। उसके बाद हम बात करें डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले लोकतंत्रात्मक की हम बात करें, यानी कि उसमें हम देखें आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी की हम बात करें, यानी कि जनता का शासन होगा। अब्राहम लिंकन की काफ़ी पॉपुलर डेफिनेशन है, जनता का जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ये तो बात हो गई लिंकन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि हम देखें, लोकतंत्र एक ऐसा राज्य है जिसमें क्या होगा, जनता का शासन अर्थात जनता की सरकार होगी। उसके साथ में हम देखें इसमें होता क्या है, जनरली हम देखते हैं जैसे हम MP का चुनाव करते हैं और MLA का हम चुनाव करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव
यानी कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और अपने प्रतिनिधियों का हम चुनाव जब कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना, वो पार्लियामेंट में या फिर हम कहें असेंबलीज, जो स्टेट में असेंबली होती है, उनमें हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, हमारे मुद्दों को रखते हैं सरकार के समक्ष, और फिर सरकार डिसीजन लेती है और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। लेकिन यदि हम देखें इंडिया में जो एक सिस्टम है वो कैसा है, इनडायरेक्ट और डेमोक्रेटिक सिस्टम। आखिरकार होता क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर तो सकते हैं लेकिन उन्हें हटा नहीं सकते। देखा जाए डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम की हम बात करें, जहाँ पर भी इसका बेस्ट एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। वहाँ पर क्या है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो अपने प्रतिनिधि को चुनाव भी कर सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब इसमें हम देखें नेक्स्ट, गणराज्य रिपब्लिक। क्या एक हम कहें कि भारत एक गणराज्य है? हाँ, भारत एक गणराज्य है, यानी कि रिपब्लिक स्टेट है। जनरली हम देखें इसकी एक अपनी पहचान क्या है, हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम कैसे एक ये सोचेंगे कि एक गणराज्य की क्या फीचर्स होनी चाहिए। जनरली हम देखें जो राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जो एक जो फॉर्मल हेड की हम बात करें, जैसे भारत में क्या फॉर्मल हेड है, यानी कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम बात करें, यदि हम कहें वंशानुगत, भारत में क्या है, निर्वाचन होता है, चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का, वंशानुगत नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि हम बात करें जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, ऐसा नहीं कि राजेंद्र प्रसाद के परिवार से ही अगला राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हम कह सकते हैं इंग्लैंड में क्या है, डेमोक्रेसी के साथ में मोनार्की सिस्टम यानी कि राजतंत्र को फॉलो किया गया है। उसमें क्या है कि वहाँ पर ठीक है प्रधानमंत्री तो होगा, प्रधानमंत्री तो बदलते रहेंगे, लेकिन जो वहाँ का राजा होगा वो क्या होगा, एक वंशवाद के आधार पर फॉलो किया गया, यानी कि वंशवाद वहाँ पर चल रहा है, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, इस तरह का एक सिस्टम वहाँ पर बनाया गया है। लेकिन यदि हम देखें गणराज्य में कोई भी बन सकता है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा, ऐसा नहीं है, वो बार बार रिपीट भी हो सकता है, सेकंड टाइम भी रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं एक बार राष्ट्रपति बना, यदि उसमें एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक जो हमने चुनाव की जो प्रक्रिया फॉलो की गई है उसके माध्यम से हमारे राष्ट्रपति चेंज भी हो सकते हैं और रिपीट भी हो सकता है। ये कंडीशन है एक रिपब्लिक कंट्री की, एक कह सकते हैं गणराज्य, ठीक है ना, भारत एक गणराज्य है। उसके साथ में हम देखें, हमने बहुत सारे न्याय को लेकर हम बात कर रहे थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आखिर जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय है क्या। जनरली यदि हम देखें समाज में, हम देखें बहुत सारे जो जाति, धर्म या इस तरह से जेंडर बेस या हम कहें नस्ल बेस पर, ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये सब बातें यदि हम देखें किस आर्टिकल में हमें मिलती हैं देखने को, आर्टिकल जो हमारे पास 15 है, जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, इस पर ऑलरेडी हमारा वीडियो है। तो उसमें बात की गई है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही तो कास्ट बेस किया जाएगा, ना रिलीजन बेस, ना ही कलर बेस, ठीक है ना ही जेंडर बेस। तो इस तरह से एक सिस्टम बनाया गया है। और इसी के साथ में हम देखें आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करें, यहाँ पर क्या किया गया, हमने एक ऐसे जो सिस्टम लंबे समय से चली आ रही थी, ठीक है ना, लंबे समय से कैसा सिस्टम चल रहा था, देखा जाए कुछ ही व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा एक रिच व्यक्ति थे, यानी कि हम कहें बहुत पूंजीपति वर्ग, और एक कहीं ना कहीं पर एक मजदूर वर्ग, ठीक है ना, यानी कि जो एक सिस्टम बना हुआ था पूंजीपति वर्ग और एक निम्न वर्ग की हम बात करें या मजदूर वर्ग, उसके बीच में जो काफ़ी गैप था उसको क्या किया हमने, उस सिस्टम को स्टॉप किया, अंत किया। और उसमें हम देखा जाए एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया कि सभी व्यक्ति को, ठीक है ना, जो शोषण हो रहा है वो शोषण नहीं होगा। अब फिर क्या होगा, कैपेबिलिटी की हम बात करें, एलिजिबिलिटी की हम बात करें, उसके आधार पर रोज़गार उसको मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है। और ये सारा जो हम देखें अक्षमता या योग्यता के आधार पर रोज़गार की एक व्यवस्था की गई। और इसी के साथ में हम कहें जो नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात करें, यानी कि हमें आज़ादी है, हम स्वतंत्र हैं और हम भाग ले सकते हैं किस में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में, ठीक है ना। अपने हम कहें राइट टू वोट
यानी कि अपने मताधिकार का हम प्रयोग कर सकते हैं। और एज ए कैंडिडेट भी हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और MP MLA, ठीक है ना, या हम कहें विलेज हेड की हम बात करें, गांव के प्रधान भी हम बन सकते हैं। ये सारे क्या हैं, पॉलिटिकल राइट ही तो हैं। इनके बेस पर ही तो हम अपनी पावर का यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल, ठीक है ना, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इसी के साथ में हम कहें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता। इसमें हम सबसे पहले देखें, हम लिबर्टी पर बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता। सबसे पहले हम देखें विचार, अभिव्यक्ति। यदि हम देखें इसमें क्या है, हम अपने विचार रख सकते हैं, जैसी जैसी परिस्थितियाँ होंगी हम अपने विचार को रख सकते हैं। और यदि हम देखें हमारे पास जो आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बात की गई है, यानी कि बोलने की आज़ादी हमें दी गई है। और प्रेस की जो स्वतंत्रता की बात की गई है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की आज़ादी या प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट पार्ट में है। और उसी के साथ में हम देखें धर्म की स्वतंत्रता की हम बात करें, यानी कि क्या है, हमें पूरी आज़ादी है, हम किस धर्म को फॉलो करेंगे। और इसमें हमने बात करें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बात की गई है कि हमें कौन सा धर्म को फॉलो करना है, कौन से धर्म को फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना, हमें पूरी आज़ादी है। और ऐसा सिस्टम पॉसिबल कहाँ पर है, यानी कि एक लोकतांत्रिक राज्य में ही पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ में हम देखें ये सारी जो कंडीशन बनाई गई है, यानी कि भारत की जनता पर ही, ठीक है ना, बहुत सारी एक तरह के उसको पावर दी गई जनता को, सरकार को बदल भी सकती है, ठीक है ना, बहुत सारे चेंजेस कर सकती है और सरकार का एक पार्ट भी बन सकती है। और इसी के साथ में हम देखें प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, यानी कि इक्वलिटी ऑफ प्रेस्टाइज एंड अपॉर्चुनिटी की हम बात करें, यानी कि सभी को समानता की हम बात करें, समानता को लेकर बात की गई है। वैसे यदि हम देखें हमारे पास जो हमारा जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, वह बात करता है कि हमें समानता होगी। लेकिन यदि हम देखें, यदि हम इक्वालिटी को लेकर ही बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी दी जानी चाहिए और हम फ्रीडम की बात ना करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना होगा, इक्वालिटी को लेकर इक्वालिटी के कंसेप्ट को भी इक्वल रखना होगा और फ्रीडम की हम बात करें, दोनों को बैलेंस करना होगा, ठीक है ना। यानी कि हम एक के एब्सेंस में दूसरे का ये नहीं कह सकते कि एक को एब्सेंस, एक को हटा दें और दूसरे को हम इम्पोर्टेंस दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इक्वलिटी के कंसेप्ट को भी हमें बैलेंस करना होगा और फ्रीडम वाले कंसेप्ट को भी, लिबर्टी वाले कंसेप्ट को भी बैलेंस करना होगा। और इसी के साथ में हम देखें फिर हमें समानता होगी तो किस किस में होगी, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज की हम बात करें, सरकारी जो जॉब्स होती हैं, ठीक है ना, उनमें क्या है, और शिक्षा में भी जितने पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो आर्टिकल है इसके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर आर्टिकल जो 16 है कि सरकारी सेवाओं में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। और देखा जाए हम एजुकेशन को लेकर बात करें, एजुकेशन भी सभी के लिए समान है, कोई कितनी भी एजुकेशन ले सकता है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर बनाई गई है। और इसी के साथ में हम देखें फ्रेंड्स राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि हमें क्या करना है, जो हमारे हम कहें नेशन की जो एक यूनिटी है, ठीक है ना, उसको बनाए रखना है। और अखंडता की हम बात करें, उसको बिखरने नहीं देना है। और जितना भी हो सके हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है ना, सिटीजन जब हम बात करें, हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यूनिटी में रहें, एकता बना करके रखें और एकता के साथ साथ में अखंडता, यानी कि भारत को बिखरने ना दें। और हम कहीं ना कहीं पर जब इस तरह की एक सिचुएशन बनेगी, यूनिटी बनेगी और अखंडता की हम बात करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन जब बनेगी तो कहीं ना कहीं पर भारत के जो नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनको एक बेहतर एक इन्वायरमेंट मिलेगा और हम फिर एक गरिमा में एक जीवन जी सकते हैं। और इसी के साथ में लास्ट में हम बात करें इसके जो हमारी प्रेम्बल है, इसकी इम्पोर्टेंस को लेकर, इसका महत्व क्या है। देखा जाए इम्पोर्टेंस को लेकर हमने 3 पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि प्रेम्बल क्या है, यानी कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक तो इम्पोर्टेंस ये है इसका। और इसी के साथ में हम देखें जो हमारे गवर्नमेंट के देखे जाए जो एम्स हैं उसको भी क्लियर करती है ये, ठीक है ना, उसको भी क्लियर करती है। और इसी के साथ में हम देखें जो संविधान को प्रॉपर चलाने के लिए, ठीक है ना, प्रकाश स्तंभ का काम करती है ये,
यानी कि संविधान के जो आर्टिकल है, जब भी हम उनसे लगता है कि हम उसको प्रॉपर क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं, और यदि हम देखें प्रकाश स्तंभ को लेकर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। जब हम कहें कि जो हमारी जुडिशरी है, यानी कि जो हमारा न्यायपालिका है, जब उसे ऐसा लगता है कोई डिसीजन वह नहीं ले पा रही है, तो वह भी प्रेम्बल को स्टडी करती है। कितना इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये प्रकाश स्तंभ, यानी कि उसको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, प्रेम्बल क्या करती है, प्रेम्बल से ही हम सारे आर्टिकल को स्टडी कर पाते हैं, समझ पाते हैं। जब भी हम मिसगाइड होते हैं ऐसी कंडीशन में, यह हमें गाइड करती है प्रेम्बल। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा हमारी प्रेम्बल का, यदि हमने जो भी डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, यदि इसके बावजूद भी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।